वेलकम टू स्वाध्याय ऑनलाइन एकेडमी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 2 सेकंड एक्सरसाइज। इसमें सभी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। इस एक्सरसाइज में क्यों प्रॉब्लम आती है, उसका रीजन है वर्ड प्रॉब्लम। इसमें स्टेटमेंट दी होती है, प्रॉब्लम वर्ड्स में दी होती है, उसे हमें समझना होता है, फिर उसकी स्टेटमेंट को बनाना पड़ता है, फिर उसे सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं वो है सर किसे x माने। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि x मानना कितना इजी है। आपको सिर्फ ध्यान देना है स्टेटमेंट पे। जो बच्चा स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ेगा 60% क्वेश्चन उसका वहीं सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैं आपको स्टार्टिंग में सिखाऊंगा कि स्टेटमेंट को किस तरीके से पढ़ते हैं कि वो आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन की फॉर्म बना के दे दे, जैसे हमने 2.1 में किया। अगर आपको डायरेक्ट ऐसा सम आ जाए तो आप सॉल्व कर दोगे। इसमें क्या है, उसको बनाना पड़ता है, लीनियर इक्वेशंस को बनाना है, वर्ड प्रॉब्लम को समझ के फिर उसे सॉल्व करना है। ठीक है, और बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है, जो हम x निकालते हैं उसकी वैल्यू किस में पुट करें। तो जहां से हमने स्टार्ट किया उसी में पुट करनी है। जिसको हम मान के चले थे वही तो हमें नहीं पता था और वही पूछेगा वो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा सब। और एक बार इस एक्सरसाइज के कंप्लीट होने के बाद आप मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आर डी शर्मा के सॉल्व कर दोगे, सिर्फ कंसेप्ट सीख के। ठीक है, इस पूरी एक्सरसाइज में या इस पूरे चैप्टर में जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है उन सब का एक ही कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है कि किसको x मानना है। ठीक है, वही डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में बदल जाता है। ठीक है, मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा, ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा जिसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि किसे x मानना है। ठीक है, दो तरह की प्रॉब्लम है, एक नंबर प्रॉब्लम, एक एज प्रॉब्लम और एक पॉइंट्स प्रॉब्लम या फिर करेंसी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जिससे भी कंपैरिजन होता है। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कि मैं मेरे फादर से 20 इयर्स छोटा हूं। ठीक है, तो किससे कंपैरिजन हो रहा है मेरा, मेरे फादर से। तो किसकी एज को x मानेंगे, मेरे फादर की। ठीक है, जिससे कंपैरिजन हो रहा हूं, मैं मेरी बहन से 2 टाइम्स बड़ा हूं, इसका मतलब किसको x मानना पड़ेगा, मेरी बहन की एज को, क्योंकि फिर मेरी अपने आप निकल आएगी, 2x मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टाइम्स है। इसी तरीके से जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसे x मानते हैं। और जिस नंबर की बात चल रही है, अगर नंबर प्रॉब्लम है, जैसे मैं बोल दूं कोई नंबर है, उसमें से 10 माइनस किया, फिर रिजल्ट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें 5 ऐड किया तो आंसर आया 50। तो बाकी तो सब पता हमें, 50 आया, ऐड कितना किया, मल्टीप्लाई किससे किया, सब पता है। क्या नहीं पता, नंबर नहीं पता। तो किसे x मानेंगे, नंबर को। और नंबर को x मान के अब आप सोचो वो एक नंबर है, उसको x मत सोचो, और जो जो वो बोलता रहे वैसा वैसा करते रहो, अपने आप फाइनल एक इक्वेशन बन जाएगी। हम फिर उसे फटाक से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 2-3 मिनट लगेंगे हर क्वेश्चन में आपको, लेकिन उससे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। जो बच्चा स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ेगा उसका क्वेश्चन उसके बाद सिर्फ 1 मिनट का होगा, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सारा ही जो इम्पोर्टेंट बात है वो स्टेटमेंट है, कि स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ ली तो 60% आपका क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर 40% सिर्फ आपको वो एक्सप्रेशन लिखने में लगेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा ये एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पहले हम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, सारा ही जो मैटर है वो सिर्फ स्टेटमेंट का है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। इस स्टेटमेंट में लिखा है, इफ यू सबट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। तो क्या नहीं पता हमें इसमें, पूरे क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ये भी पता चल गया हमें 1/2 को सबट्रैक्ट करना है किसी नंबर में से। नंबर नहीं दिया हुआ, किसी नंबर में से क्या करना है, 1/2 को सबट्रैक्ट करना है। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा
उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, क्या रिजल्ट आएगा, 1/8। तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि हमें क्या नहीं पता, नंबर नहीं पता। तो किसे x मानेंगे, नंबर को। लेट द नंबर बी x, ठीक है, वो नंबर x है। उसके बाद जो क्वेश्चन में बोले वो करते जाओ। उस नंबर से क्या माइनस करना है, 1/2, ये मैंने माइनस कर दिया 1/2। फिर किससे मल्टीप्लाई करना है रिजल्ट को, 1/2 से। यहां सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है बच्चों से, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। इससे क्या होता है, सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है, लेकिन पूरे रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस पूरे को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, मान लो मैं आपको बोल दूं कि एक नंबर है 5, उसमें से 2 माइनस किया, ठीक है, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया। तो सबसे पहले इस माइनस को सोल्व करोगे ना, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा थोड़ी है कि आप यहीं 5 - 2 लिखा हुआ है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे बस। ऐसा तो आंसर गलत हो जाएगा। 15 - 2 13 आएगा, और आना क्या था, 5 - 2 3, और फिर 3 को 3 से करें, आना था 9, आ गया 30, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको माइनस करके अभी मुझे पता नहीं कि क्या आएगा। यहाँ पे तो पता था 5 - 2 3 आएगा, ये कोई नंबर पता नहीं है मुझे, लेकिन इतना पता है कि जब इसमें से 1/2 को माइनस करना है, जो रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट यही आएगा, क्योंकि मैं इसको इसमें से माइनस कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, ये दूसरी क्वांटिटी है, ये दूसरी क्वांटिटी है, ठीक है, सेम नहीं है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस पूरे रिजल्ट को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऐसा करने से हमें रिजल्ट क्या मिलता है, 1/8। ये देखो बन गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, x निकालना होता है हमें। अब इसमें x निकालने के लिए दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो 1/2 की मल्टीप्लाई कर दो दोनों अंदर की तरफ, जैसे 1/2 की मल्टीप्लाई करी क्या बनेगा, x/2। फिर इसकी इससे भी मल्टीप्लाई होगी क्योंकि ब्रैकेट लगी हुई है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल्स टू 1/8। ये क्या आएगा, x/2 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 1/8। अब हमें x निकालना है, तो x के साथ जो भी टर्म प्लस या माइनस में होती है उसे हम दूसरी साइड भेज देते हैं, भेजो। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, x/2 इज इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/4, ठीक है। अब क्या लेंगे, इसका एलसीएम, ये आएगा 1 + 2/8। यहाँ क्या है, x/2, तो x/2 किसके इक्वल आ गया, 3/8। अब मुझे x निकालना है, तो x के नीचे जो नंबर है 2, इसको उधर भेज देंगे। ये नंबर यहाँ डिवीजन में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। तो x इज इक्वल्स टू 3/8 इंटू 2। अब ये मल्टीप्लीकेशन आ गई दो नंबर्स के बीच, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है, तो मैं इसको कट कर सकता हूँ, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो x किसके इक्वल आ गया, 3/4। उसने पूछा व्हाट इज द नंबर, वो नंबर क्या है, और मैंने माना था वो नंबर क्या है, x है, ठीक है। तो जो x की वैल्यू आई होगी वही वो नंबर है, तो नंबर क्या है, 3/4। अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है, आप चेक करना चाहते हैं, लेकिन आपको आंसर नहीं पता, तो कैसे चेक करेंगे, आप इस नंबर को अब लेके चलिए। पहले x लिया था ना, आप डायरेक्ट अब नंबर लेके देखो। क्या बोल रहा था वो, कि आप एक नंबर लो। अब आपको पता ही चल गया वो नंबर क्या है, 3/4। इससे आपको पता चल जाएगा आपका आंसर ठीक आया है या गलत। और जो उसने बोला था वो करके देखो, इसमें से 1/2 को माइनस करके देखो। बोला था ना उसने कि जब आप उस नंबर में से 1/2 को माइनस करेंगे और जो रिजल्ट आएगा, इसको सॉल्व करके जो भी रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो
तो आंसर 1/8 आएगा। अब आप चेक करो क्या आंसर 1/8 आ रहा है, इसको सोल्व करो। 4 एलसीएम आया तो ये 3 - 2 इंटू 1/2, इसको सोल्व करके देखो 1/2 इंटू 1/4, तो इसकी मल्टीप्लाई करने से 1/8 आंसर आ रहा है। इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो आपने आंसर निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपको कंसेप्ट सीखना है। ठीक है, फिर कंसेप्ट सीखने के बाद मैं आपको सेम टाइम के और क्वेश्चंस दूंगा, आप उसको फटाफट निकाल दोगे अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो। किसी बच्चे को स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, किसी को थोड़ा लेट आएगा, पर आप ध्यान से सुनना। ठीक है, और बार बार देखना, जिसको समझ नहीं आए कि मैं क्या बोल रहा था, ठीक है, उसे ध्यान से सुनना, पक्का से आपको कंसेप्ट समझ में आएगा और फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे आप। एक बार इस एक्सरसाइज को देख लो बहुत ध्यान से, उसके बाद आर.डी. शर्मा के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे आप। और मैं आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो के एंड में, जब आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे 16 के 16, कि देखो बिल्कुल सेम टू सेम कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। मतलब रेक्टेंगुलर शेप में एक स्विमिंग पूल है, उसका हमें पेरीमीटर दे रखा है। और सबसे पहले बच्चे को क्या पता होना चाहिए कि पेरीमीटर होता क्या है। मान लो ये रेक्टेंगल है और ये एक स्विमिंग पूल है, इस टाइम पे इसमें पानी है, तो पैरामीटर किसी भी शेप का पैरामीटर का मतलब क्या होता है, उसकी जो भी आउटर बाउंड्रीज हैं उसकी लेंथ, टोटल लेंथ। मतलब अगर मैं इसके एक कॉर्नर से चलूं और वापस वहीं आ जाऊं तो मैं कितना चलूंगा, कितना डिस्टेंस चलूंगा, वही उसका पेरीमीटर होता है। मतलब जितनी भी उसकी बाउंड्री है उस सब की टोटल लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। ठीक है, किसी भी शेप के। फिर उसके हमने फॉर्मूले बना दिए कि भाई रेक्टेंगल का ये फॉर्मूला है पेरीमीटर का, स्क्वायर का ये फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, रेक्टेंगल का क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ऐसे ही ट्राइंगल के भी बना रखे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ कंसेप्ट को ध्यान रखो कि पेरीमीटर रियलिटी में क्या होता है, तो फिर आपको फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। उसके बाद स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, इट्स लेंथ, रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर दे दिया, अब उस स्विमिंग पूल की लेंथ कैसी है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन, किससे ज्यादा है 2 मीटर, क्वेश्चन आएगा अपने आप से माइंड में, 2 मीटर ज्यादा है किससे, फिर वो आंसर करेगा क्वेश्चन में। देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से 2 ज्यादा है क्या, लेंथ। ठीक है, इस तरीके से पढ़ना है क्वेश्चन को, अपने आप पता चलता रहेगा आपको क्या करना है। ठीक है, जैसे आप पढ़ोगे इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर, फिर क्वेश्चन आएगा किससे ज्यादा है 2 मीटर, फिर आगे वो बताएगा देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ के दोगुने से 2 टाइम से, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 टाइम से 2 ज्यादा है। ठीक है, तो किससे कंपेयर हो रहा है पूरी लेंथ, ब्रेथ से, तो किसे x मानेंगे, ब्रेथ को, क्योंकि लास्ट में कंपैरिजन किससे हो रहा है, ब्रेथ से। लेंथ को सिर्फ ये बताया 2 मीटर ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ब्रेथ से, ब्रेथ के 2 टाइम से। तो सबसे पहले ब्रेथ को ही मानना पड़ेगा x, मैंने मान लिया लेट लेंथ या फिर डायमेंशन, ये भी छोड़ो, आप सीधा मान लो लेट ब्रेथ बी x। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ का 2 टाइम से 2 ज्यादा, 2 ज्यादा किससे, ब्रेथ के ट्वाइस से। ठीक है, इस वर्ड का ध्यान रखना, पहले ब्रेथ का ट्वाइस होगा फिर उससे 2 ज्यादा है। ठीक है, ना कि सिर्फ ब्रेथ से। अब पता चल गया हमें, ये लेंथ मिल गई, ये ब्रेथ मिल गई।
ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर का पैरामीटर स्विमिंग पूल का। अब मुझे फॉर्मूला पता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलता है। टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब देखो इसमें लेंथ कितनी है, 2x प्लस 2 लिख दीजिए। ब्रेथ कितनी है, x लिख दीजिए। फिर इसे सॉल्व कीजिए। 2x प्लस x 3x प्लस 2। ये तो वो पैरामीटर है जो हमने निकाला है इसके अकॉर्डिंग, जो हमें पता है। लेकिन उसने खुद भी तो दे रखा कि पैरामीटर कितना है, 154। तो ये चीज उसके इक्वल होगी, ठीक है ना। जो हमने पैरामीटर निकाला, क्योंकि फॉर्मूला तो गलत हो नहीं सकता, ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है, हमने सीखा हुआ है। तो ये जो निकला है ये पक्का से इसके इक्वल होगा, ठीक है। और यहीं से x की वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। देखिए तो 2 इंटू 3x प्लस 2 किसके इक्वल है, 154 के। अब देखो ये यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, ये निकालना है। तो या तो आप ये काम कर सकते हो, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही क्वेश्चन था ना, उसमें 1/2 था बस। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ डिवाइड में भेज सकते हो, क्योंकि ये इस पूरी टर्म के मल्टीप्लाई में है, तो ये उधर जाके डिवाइड में हो सकता है। अब आपकी मर्जी, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। या तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, या फिर इसको डिवाइड में ले जाओ। आप मल्टीप्लाई को प्रेफर करो, क्योंकि आप डिवीजन में ले जाते हो, फिर किसी और क्वेश्चन में भी किसी चीज को भी डिवीजन में ले जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है और कब डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपने इसकी मल्टीप्लाई करी तो बन गया 6x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 154। समझ में आया यहाँ तक। अब ये x फाइंड करना है ना, तो जो चीज इसके प्लस माइनस में होती है उसको उधर भेज देते हैं साइन चेंज करके। तो x निकालना है तो ये 4 उधर चला जाएगा, माइनस का बन जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, सिर्फ प्लस माइनस में जो चीज है, मतलब x के साथ जो भी चीज प्लस में है या माइनस में है वही उधर जाती है, ठीक है। 6 उधर जाएगा तो साइन नहीं चेंज होगा। सिर्फ जो चीज प्लस माइनस में है वो जब इधर से उधर जाएगी, या लेफ्ट से राइट जाएगी, या राइट से लेफ्ट आएगी, सिर्फ उसका ही साइन बदलेगा सिर्फ, ठीक है। तो ये प्लस का 4 था, उधर जाके माइनस का हो गया, तो ये बन गया 150। यहाँ क्या है, 6x। अब x निकालना है, तो ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई में है। अगर मुझे सिर्फ x को रखना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 6 से डिवाइड, या फिर मैं जो ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई में इसको यहाँ भेज दूं तो ये डिवाइड में चली जाएगी। तो ये बन जाएगी x इज इक्वल्स टू 150/6। अगर ये माइनस में होता तो भी यही होता, साथ में माइनस समेत ही चला जाता, ठीक है। जब कोई चीज डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी उधर जाके, और कोई चीज मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, और जो उसके ऊपर साइन है वो साइन के समेत ही जाएगी, उसका साइन नहीं बदलेगा। कब नहीं बदलेगा, जब कोई चीज मल्टीप्लाई में या डिवाइड में है और वो उस साइड जाएगी तो उसका साइन नहीं बदलेगा। सिर्फ जो प्लस में या माइनस में है वो जब एक साइड से दूसरी साइड जाएगी सिर्फ उसका साइन बदलेगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। 50 आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 25। अब देखो उसने क्या पूछा है, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ। ये उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को यूं नहीं पता चलता कि अब इस x का करना क्या है, तो आप फटाक से क्वेश्चन पे चले जाइए। आपसे उसने क्या पूछा है, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ। तो क्वेश्चन में जहां आपने स्टार्ट किया था ये लेंथ थी, ये ब्रेथ थी। अब आपको एग्जैक्ट नहीं पता थी, सिर्फ ये पता था कि x है, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू पता चल गई कितनी, 25। तो इसमें पुट कर दो, तो ब्रेथ तो हो जाएगी 25, और लेंथ कितनी हो जाएगी, जब यहाँ 25 पुट करेंगे तो 2 इंटू 25 प्लस 2, मतलब 25 इंटू 250,
प्लस 2 52, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो अपनी लेंथ ब्रेथ कितनी आ गई 25 और 52 मीटर। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूं, ठीक है, जो बिल्कुल इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है, आप उसको ट्राई करके देखना। वो एनसीईआरटी से नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूं कि जो आपने कंसेप्ट सीखा है वो कैसे अप्लाई हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि पैरामीटर याद करने की भी जरूरत नहीं है, देखिए कैसे याद करने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को याद है उनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिन बच्चों को याद नहीं है वो कैसे याद रखेंगे। मैंने बोला था कि पेरीमीटर जो होता है वो होता है पूरी साइड्स का सम, जितनी भी साइड से मिलके वो बना है या उसकी पूरी बाउंड्री की जो लेंथ है उसका सम। इस क्वेश्चन में मैंने क्या माना था, ब्रेथ को x, तो अगर ये x है तो ये भी x, इक्वल होती है ना अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल में, और लेंथ कितनी आई थी 2x प्लस 2, तो ये भी 2x प्लस 2। अब इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर कैसे निकलता है, सारी साइड्स का सम, तो कर दो सम x प्लस 2x प्लस 2 प्लस x प्लस 2x प्लस 2, ये पेरीमीटर आएगा। अब इसको सॉल्व करके देखो, 2 प्लस x 3x और एक और x 4x और एक 2x, तो 6x प्लस 2 प्लस 2 4, ये आ गया पेरीमीटर। और यहाँ भी क्या आया था जब हमने इसको सोल्व किया था 2 इंटू एल प्लस बी को, यहाँ पे भी यही आया था 6x प्लस 4, तो अब आपका इससे भी डायरेक्ट आ जाएगा, उसमें अब आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रखना पड़ेगा। कोई भी फिगर दे, स्क्वायर दे, रेक्टेंगल दे, ट्राइंगल दे, कुछ भी कोई भी फिगर दे आपको क्या करना है, सिर्फ साइड्स का सम, वो उसका पैरामीटर दे देगा। अब आप क्वेश्चन को करना जो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, ट्राई करके देखना। देखिए मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 52 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ गार्डन एंड आल्सो फाइंड द एरिया। अब मुझे क्या गिवन है, स्क्वायर का पेरीमीटर गिवन है उस गार्डन का 52, क्या नहीं पता, साइड नहीं पता, ठीक है, तो जो चीज नहीं पता उसी को x मान लो, तो साइड क्या हो जाएगी, साइड ऑफ गार्डन x, ठीक है। और पैरामीटर गिवन है, या तो स्क्वायर के पैरामीटर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है 4 इंटू साइड, या फिर नहीं पता तो मैंने क्या बोला था, पूरी फिगर की लेंथ का टोटल कर दो, सारी साइड्स का सम कर दो। अब ये एक स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड इक्वल होंगी, अगर मैंने मानना इसकी साइड x है तो सारी साइड क्या होंगी, x x x x, इन सब का सम क्या बनेगा 4x, वही इसका पेरीमीटर होगा। और यहां से भी यही आ रहा है, पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या होगा 4 इंटू साइड, तो साइड कितनी मानी है मैंने x, तो 4x, वो किसके इक्वल दिया हुआ है 52 के, तो x क्या हो जाएगा 52 अपॉन 4 13, तो उसकी साइड कितनी है 13, वही कंसेप्ट अप्लाई हुआ ना अभी भी 13। अब उसने पूछा है कि एरिया भी पूछ सकता है, बताओ इस गार्डन का एरिया क्या है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मुझे पता चल ही चुकी है कितनी है 13, तो 13 इंटू 13 169 मीटर स्क्वायर, ठीक है, वही कंसेप्ट यूज हुआ। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, क्या बोल रहा है, ये भी वैसा ही है जो अभी क्वेश्चन किया ना, इसमें भी पैरामीटर वाला कंसेप्ट लगना है। द बेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, कोई एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। इसमें क्वेश्चन करने से पहले आपको 7th क्लास के भी कुछ कंसेप्ट आने चाहिए, 6th के भी यूज हो सकते हैं। जैसे आइसोस्केलस ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है, जिस ट्रायंगल की दो साइड बिल्कुल इक्वल होती है, वो कोई भी दो मान लो आप, ये दो या ये दो साइड इक्वल होंगी और एक नहीं होगी।
अगर मैं मान लेता हूं ये वो दो साइड है जो इक्वल है, तो बेस क्या होगा, ये होगा ट्रायंगल का बेस। वो कितना दिया हुआ है 4/3। जो जो दिया हुआ है वो लिखते जाओ, ठीक है। अब क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 4:2/15 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है सर। What is the length of the either of the remaining side? इन दोनों में से जो भी एक साइड बता दो कितनी होगी। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल हैं, एक पता चल गई तो दूसरी भी सेम, इसलिए उसने बोला है कोई भी एक साइड, रिमेनिंग जो साइड है उनमें से कोई भी एक साइड की लेंथ बता दो मुझे। जो चीज नहीं पता उसे ही तो एक्स मानते हैं, क्या नहीं पता इनकी लेंथ। मान लेते हैं इसकी लेंथ एक्स है, तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी एक्स, ठीक है। लेट द इक्वल साइड बी एक्स, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसका पेरीमीटर गिवन है, लेकिन पेरीमीटर निकलता कैसे है, सम ऑफ ऑल साइड। तो इसकी साइड्स का सम करेंगे x प्लस 4/3। ये किसके इक्वल आना चाहिए, इस पैरामीटर के, क्योंकि ये भी तो पैरामीटर ही होता है, सारी साइड्स का सम पैरामीटर ही होता है। और ये उसने दिया हुआ कितना 4:2/15। तो x प्लस x 2x प्लस 4/3, 4:2/15 क्या बन जाएगा 15 4 जा 60 प्लस 2 62/15। अब x निकालना है तो जो चीज प्लस में है वो उधर चली जाएगी और साइन बदल जाएगा। 2x इज इक्वल टू 62/15 माइनस 4/3। एलसीएम आएगा कितना 15, 62 माइनस 3 5 जा 15, 5 4 जा 20, 42/15। और ये क्या है 2x, तो 2x किसके इक्वल आ गया 42/15 के। लेकिन देखो अभी भी क्या बचा है, x थोड़ी आया, ये तो 2x है। तो x निकालने के लिए जो चीज यहाँ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चली जाएगी। तो x इज इक्वल टू 42/15। अब डिवाइड का मतलब है यहाँ आ जाएगी इसके नीचे, तो इसके नीचे ऑलरेडी 15 भी है, तो 15 के साथ में ही लिख दो 2 मल्टीप्लाई करके, ठीक है। क्योंकि वो यहाँ नीचे आएगा ना, तो यहाँ नीचे आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसके साथ। यहाँ मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया। 42 के तो अभी भी डिवाइड में ही है ना ये, ठीक है। तो 42/30 बन गया ये। अब ये कटता है तो काटिए, क्योंकि सबसे सिंपल से सिंपल फॉर्म में लेके जाना है क्वेश्चन को। किससे कटेगा 3 से, 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब कटेगा 2 से, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो x कितना आ गया 7/5 सेंटीमीटर। मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालना है तो क्या आएगा 1:2/5। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे निकालते हैं, 7 को डिवाइड करना है 5 से, कीजिए 5 1 जा 5 2। जो कोशेंट आया उसको लिखते हैं स्टार्टिंग में, जो रिमाइंडर ऊपर, और जिससे डिवाइड किया था वो नीचे। या तो यहाँ छोड़ दीजिए या फिर यहाँ, ठीक है, जहां कंफर्टेबल है। कई बार ये किसी बुक में यहाँ तक आंसर दे देते हैं, दूसरी बुक्स में, लेकिन एनसीईआरटी में शायद यहीं तक हो। तो 7/5 सेंटीमीटर क्या आ गई उस ट्रायंगल की बची हुई रिमेनिंग साइड की। तो ये भी 7/5, ये भी 7/5। अब अगर आपको चेक करना है कि मेरा आंसर ठीक है या नहीं है, तो वापस मान लेते हैं ये है 7/5, क्योंकि आपको आंसर चेक करना है ना, तो आंसर को पुट कर दो। अगर इनका सम 4:2/15 बन गया तो आपका आंसर ठीक है, नहीं तो गलत है, ठीक है, चेक कर लेंगे। जैसे देखो 7/5 प्लस 7/5 प्लस 4/3। अब वहां क्या है 62/15, लेकिन ये कटता है ना, तो इसको काट के मानना है आंसर।
क्योंकि डायरेक्ट इसका आंसर शायद 62/15 ना भी आए, ठीक है, तो इसको स्मॉल कर लेना। और अगर डायरेक्ट इसका ही आ रहा है इतना, तो फिर तो स्मॉल करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसका एलसीएम क्या आएगा 15, तो 21 प्लस 21 20, ये कितना बन जाएगा 62/15। इतना ही उसने दिया हुआ, इतना ही हमारा आया, इसका मतलब जो हमारा आंसर आया था वो एक्यूरेट था, ठीक है। अब इसके ही जैसा एक क्वेश्चन और देखो, मान लो वो बोल देता कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 3:1/4 मीटर, ठीक है। फिर वो बोल देता व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईदर ऑफ द साइड्स। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती, मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसका पेरीमीटर दिया हुआ इतना, तो फाइंड करो उसकी लेंथ कितनी होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या खासियत होती है, उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, तब सभी साइड्स इक्वल्स हैं और साइड ही पूछा है, तो जो चीज नहीं पता उसे मान लेते हैं x, तो ये हो गया x, तो ये भी हो जाएगी x, ये भी हो जाएगी x। इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 3:1/4 मीटर, तो x प्लस x प्लस x, ये भी तो पेरीमीटर आएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होता है पेरीमीटर। ये किसके इक्वल दिया हुआ है 3:1/4। अब इजिली x की वैल्यू आ जाएगी, 3x इज इक्वल्स टू 3:, अब 3:1/4 को सोल्व कर लो, 13/4, तो 13/4। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, और डिवाइड में पहले से 4 है तो उसके साथ आ जाएगा ये, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 13/12। ये आ गई साइड, इजी था ना, कंसेप्ट समझना है सिर्फ, क्वेश्चन फिर आराम से निकलेंगे, जो भी बोले वही करते जाओ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या बोल रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15। एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं मान लू एक नंबर 10 है तो दूसरा क्या होगा 25, ठीक है, कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है, ठीक है, तो एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है, और उन दोनों का सम कितना बन रहा है 95, तो किसे x मानना पड़ेगा, खुद देखो, पूछा है ना फाइंड द नंबर, और नंबर ही नहीं पता, एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है, तो अगर मैं एक नंबर को मान लू x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 15, समझ में आया। एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है, जब तक मुझे वो दूसरा ही नहीं पता होगा उसमें 15 ज्यादा कैसे करूंगा। जैसे मान लो आपका ब्रदर आपसे 15 इयर्स बड़ा है, ठीक है, और कोई आपसे पूछता है कि आपकी एज कितनी, आप बोलोगे सर 12 ईयर 15 ईयर, ठीक है, तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है अपने ब्रदर की एज, वो खुद उसमें 15 प्लस कर लेगा, आप इतना बोल दो कि मेरा भाई मेरे से 15 साल बड़ा है। इसी तरीके से एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है, और जब उन दोनों नंबर्स को प्लस करते हैं तो 95 बनता है, ठीक है। आप इसको अपने पे भी अप्लाई करके बना सकते हैं, कैसे, जैसे मान लो एज का क्वेश्चन भी बन जाएगा इसी से, कि आपकी एज आपके ब्रदर से 15 कम है या 15 ज्यादा है, तो आपके ब्रदर की मान लेंगे x, आपकी कितनी हो जाएगी x प्लस 15, और फिर मैं बोल दूं कि आपकी एज और आपके ब्रदर की एज मिला के कितनी बन जाती है 45 इयर्स, तो बताओ आपकी एज कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, आप अब आपकी एज, आपके ब्रदर की एज कितनी होगी x, तो आपकी कितनी हो जाएगी x प्लस 15, और दोनों को मिला के कितने बन रहे 45, तो क्या हो जाएगा x प्लस 15 इज इक्वल टू 45। इसी तरीके से क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दो नंबर दिए हुए हैं, कोई दो नंबर हैं उनकी
समीशन मतलब सम करने से क्या बन रहा है 95, और एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है, तो मैं मान लेता हूं लेट द फर्स्ट नंबर या वन नंबर इज x। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 15, और इन दोनों का सम मतलब x प्लस 15 कितना बन रहा है 95। क्वेश्चन जैसे बोला था वैसे करते रहे, ये बन जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 95। यहाँ 15 प्लस में तो उधर माइनस में हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा, अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो नीचे डिवाइड में जाएगा, तो 40। इसका मतलब क्या है, एक नंबर 40 है तो अब दूसरा अपने आप पता चल जाएगा 45। इसको अगर आप बहुत जल्दी सॉल्व करना चाहते हो, अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है तो कैसे करेंगे, देखो कोई ऐसे दो नंबर मानने हैं जिनको प्लस करे तो 90 बने 95 बने, और अगर उनका डिफरेंस करें तो 15 बने। क्यों? क्योंकि एक नंबर से दूसरा नंबर 15 ज्यादा है, तो जब दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो 15 का गैप आएगा। जैसे मान लो मेरी एज 10 है और मेरे ब्रदर की एज 25 ईयर है, तो उसमें और मुझ में कितना डिफरेंस है 15 साल का, ठीक है। इसी तरीके से कोई ऐसे दो नंबर सोचो जिनको प्लस करे तो 95 बन जाए, और जब बड़े में से छोटे को माइनस करे तो 15 आ जाए। तो देखो ये वैसे ही तो नंबर है 40 और 45। ऑप्शन में देख लेना ऐसे कौन से नंबर है जिनको जोड़ने से 95 बन रहा है और घटाने से 15 आ रहा है, वही आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2 numbers are in the ratio 5:3 if they differ by 18 what are the numbers। मैंने आपको बोला था इसमें छोटी क्लासेस के भी कंसेप्ट यूज होंगे, जैसे इसमें रेशियो वाला कंसेप्ट यूज होएगा, किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस वाला कंसेप्ट यूज हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वाला, ठीक है, परसेंटेज वाला। देखिए आज मैं आपको बताता हूं कि रेशियो का मतलब क्या होता है, ठीक है। रेशियो का मतलब होता है डिवीजन। जैसे इसमें लिखा हुआ है ना 2 numbers आर इन द रेशियो 5:3। अब आप बोलोगे सर इन्हीं को नंबर मान लो, एक नंबर 5 एक नंबर 3, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्यों हम हमेशा 5x एंड 3x मानते हैं? अगर कोई रेशियो दी होती है तो उसके साथ x लगा के क्यों मानते हैं? देखो 5:3 है ना, मान लेते हैं वो 15 और 9 है दो नंबर, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या होता है 15/9। रेशियो का मतलब क्या होता है डिवीजन। अब देखो इसको कट करो, क्या बनेगा 3 3 9 3 5 15। रेशियो तो वही आई 5:3। रेशियो क्या होती है, उन दो नंबर को तब तक काटो जब तक वो कट सकते हैं, और लास्ट में जो बचेगा वो रेशियो हो जाती है, ठीक है, 5:3। इसका मतलब होता है कि अगर ये 3 है तो वो 5 है, अगर इसकी क्वांटिटी 3 है तो उसकी 5 है, ठीक है। रेशियो का मतलब ये होता है, कंपैरिजन के लिए यूज होता है रेशियो। अब मैं ये तो नहीं मान सकता था कि 15 और 9 ही वो नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि किसी और नंबर का रेशियो भी 5:3 आ सकता है। कैसे? देखो 20/12, अगर मैं दो नंबर मान लू 20 और 12, उसका भी रेशियो 5:3 आएगा। 4 5 20, 4 3 12। तो एग्जैक्टली नहीं बता सकता मैं कि वो कौन से दो नंबर हैं जिनका रेशियो 5 और 3 होगा, 5:3 होगा। इस वजह से मैं x मान लेता हूं। क्यों? क्योंकि किसी एक नंबर से वो मल्टीप्लाई होंगे। जैसे देखो 5/3 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो ये 20/12 बन गया। ये वो नंबर्स आ गए रियल नंबर जिनका रेशियो कितना 5:3। अब ऐसे ये भी कोई एक नंबर होंगे, जब उसकी रेशियो को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रियल नंबर आ जाएंगे जो वो सच में है, जो हमें निकालने हैं। इस वजह से हम उसको x मान लेते हैं, और ये बन जाता है 5x, ये बन जाता है 3x।
जिन बच्चों को समझ में आ गया वो समझ जाना, और जिनको नहीं आया तो बहुत जरूरी भी चीज नहीं है, सिर्फ मैं समझा रहा था कि रियल मीनिंग क्या होता है रेशियो का। वो दो नंबर्स की सेम भी हो सकती है, जैसे ये दो नंबर 15 और 9 और 20 और 12, दोनों की रेशियो 5/3 है, इसलिए हम उसको हाइपोथेटिकली नहीं मान सकते। इस वजह से x मानते हैं कि कोई एक ऐसा नंबर है, जब हम उन दोनों की उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो वो नंबर्स आ जाएंगे जो वो दो नंबर हैं, ठीक है। इसलिए रेशियो को किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वो नंबर क्या होता है HCF, उन दो नंबर्स का HCF होता है वो, ठीक है। ये थोड़ी बड़ी लेवल की बात होगी, आपको जितना समझ में आया वो समझ लीजिए, अदरवाइज ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अब मैंने बताया आपको कि उनका रेशियो दो नंबर्स है, उनका रेशियो 5/3 है, तो वो नंबर होंगे 5x और 3x। जब भी कोई चीज रेशियो में दी हो, जैसे मैं बोल दूं मेरे और मेरे फादर की एज 5/3 है, तो एज कैसे मान लेंगे, मेरी एज मान लेंगे 5x, मेरे फादर की 3x, ठीक है। जो भी चीज रेशियो में दी हुई है उसके साथ x लगा के उसको रियल में मान लो कि अब ये रियल चीज होगी, जो है सच में है जो, ठीक है। तो वो दो नंबर मेरे को पता चल गए, एक नंबर है 5x, एक नंबर है 3x। आगे क्या बोल रहे हैं, इफ दे डिफर बाय 18, अगर उन दोनों में, डिफर का मतलब डिफरेंस, अगर उन दोनों नंबर में डिफरेंस कितना है 18, तो बताओ वो नंबर कौन से होंगे। तो 5x और 3x ये दो नंबर हैं, इनका डिफरेंस, डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। बड़ा कौन है 5x, 5x बड़ा है ना 3x से, तो 5x और जब 3x को मैं माइनस करता हूं ये डिफरेंस आएगा, और वो कितना दिया हुआ है 18, दो नंबर का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 18। इसका मतलब उन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करते हो, और सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, बड़े में से छोटे के, अपने आप पता चल जाएगा बड़ा कौन सा है, तो आंसर आता है 18। तो इसको माइनस करो, कितना आएगा 2x इक्वल्स टू 18, वहां से x आ जाएगा, x कितना आ गया 9। तो वो नंबर्स निकलाएंगे जो वो रियलिटी में क्या आ जाएंगे, 9 5 जा 45, 9 3 जा 27, रियल नंबर्स आगे वो कौन से हैं नंबर, ये हैं वो नंबर। अब देखो इसकी रेशियो निकाल के देखो, 45/27 किससे कटेगा, 9 से, 9 5 जा 45, 9 3 जा 27। इसका मतलब ऐसा वो नंबर था 9 जिससे मल्टीप्लाई करने से रियल नंबर आ जाते हैं, ठीक है। ये निकालने के लिए x मानते कि वो नंबर है क्या जिससे ये रियल वैल्यूज निकल आए, ठीक है। अगर डिफरेंस की जगह कुछ और देता, मान लो बोल देता उन दोनों नंबर्स का सम कितना है 77, तो अब यहां सम कर देते, ये दो नंबर्स मान लिए, इनका सम कितना हो जाता 77, फिर x की वैल्यू आ जाती है, अब क्या बनता है ये 88 मान लो, इजी हो जाएगा। मान लो उनका सम दे देता, इफ देयर सम इज 88, फिर क्या करते हैं, इन दो नंबर्स का सम कितना दिया हो 88, तो ये हो जाता है 8x इज इक्वल टू 88, x कितना आ जाता है 11, तो अब यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। जब भी रेशियो में दे रखा हो तो उसको x मान लो साथ में, वो रियल क्वांटिटी आ जाएगी, भले एज दे रखी है, किसी चीज की क्वांटिटी दे रखी है, कोई नंबर दे रखे हैं रेशियो में, ठीक है, और फिर जो कंडीशन दे फॉलो करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, 3 consecutive integers add up to 51, मतलब 3 consecutive integers हैं, ऐड होके क्या देते हैं 51, बताइए वो कौन से इंटीजर्स हैं। अब डायरेक्ट मानने में तो बड़ी मुश्किल होगी, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, लगातार, जैसे अगर फर्स्ट नंबर 30 है तो अगला 31, अगला 32, लगातार तीन ऐसे नंबर जिनको ऐड करने से 51 आ रहा है वो निकालने हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं एक नंबर x है,
ठीक है, यही तो करते हैं, जो नहीं पता उसे ही तो एक्स मानते हैं। ठीक है, और कॉन्जिक्यूटिव वर्ड से क्या पता चला मुझे कि वो लगातार वाले तीन होंगे। अगर उनमें पहले वाला एक्स है तो दूसरा क्या होगा, एक्स प्लस वन, एक ज्यादा होगा, क्योंकि लगातार जैसे मैंने बताया अगर एक 30 है तो बाकी के दो क्या होंगे, 31 32। तो तीसरा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू। अब ये तीन इंटीजर्स हो गए कॉन्जिक्यूटिव वाले, लगातार वाले। ये क्या बोल रहा है, इन तीनों का ऐड कितना आ रहा है, 51। तो आप भी ऐड कर दो, x प्लस वन, x प्लस टू, ये कितना बनेगा 3x, x 3x प्लस 2 और 1 3 इज इक्वल टू 51। ये 3 उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये क्या आएगा 48। 3x इज इक्वल टू, अब x निकालना है तो ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 3, तो x आ गया 16। इसका मतलब तीन नंबर कौन से हैं, 16, 17 और 80। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजी था ना। इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 7 है, वो भी बहुत इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा, उसमें लगातार तीन इंटीजर्स दिए थे 6th क्वेश्चन में। इसमें क्या दिए हैं, द सम ऑफ, किसका सम, 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। मतलब 8 के मल्टीपल के 3 कॉन्जिक्यूटिव्स। 8 के मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं, 8, 16, 24, मतलब जो 8 की टेबल में आते हैं वो उसके मल्टीपल्स। ऐसे तीन लगातार कौन से मल्टीपल्स ऑफ 8 हैं जिनका सम 888 बन रहा है, वो निकालने हैं। वो तीन मल्टीपल ऑफ 8 निकालने हैं जिनका सम क्या बने, 888। देखिए कैसे करेंगे। अब मैं अगर डायरेक्ट मान लूं कि एक 24 होगा तो दूसरा क्या होगा, इसमें 8 प्लस कर दो 32। ठीक है, फिर तीसरा क्या होगा, इसमें फिर 8 प्लस कर दो 40। तो ये, लेकिन इनका सम 888 तो नहीं बन रहा। अब मुझे ऐसे पता ही नहीं कौन से होंगे जिनका ये बनेगा 888। तो मैं क्या मान लेता हूं, अगर जो भी फर्स्ट कोई भी नंबर होगा वो मल्टीपल ऑफ 8 होगा। जैसे 24 होता मान लो, तो वो क्या होता है 8 इंटू 3, मतलब 8 का ही कोई मल्टीपल होगा, या तो 8 1 जा 8, या फिर 2 होगा, या 8 इंटू 10 80 हो सकता है पहला नंबर। होगा क्या, 8 का ही कोई मल्टीपल होगा, मतलब या तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, या 2 से 3 से, कोई ना कोई 8 का ही मल्टीपल होगा, 8 की टेबल में आने वाला नंबर होगा। तो इसलिए मैं मान लेता हूं 8x होगा। ये तो फिक्स है कि 8 का मल्टीपल है, लेकिन ये नहीं पता कौन से वाला मल्टीपल है, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फिफ्थ वाला है। तो मैं मान लेता हूं x वाला है। ठीक है, तो मतलब पहला क्या बन जाएगा 8x। जैसे मान लो 24 होता तो मैं उसको लिख देता ना 8 इंटू 3, मतलब 8 का कोई मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल। अब मुझे पता नहीं कि वो कौन से वाला मल्टीपल होगा पहला, लेकिन अगले बता सकता हूं। अगर एक पता चल गया तो कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार तीन वाले हैं, तो इससे अगला क्या होगा 8x प्लस 8, इसमें 8 जोड़ दो, फिर इसमें फिर से 8 जोड़ दो तो इससे अगला आ जाएगा, क्योंकि लगातार वाले हैं। जैसे अभी मैंने दिखाया एक 24 है तो दूसरा 32 होगा, 8 जोड़ दो अगला 40 होगा। अगर इसमें फर्स्ट 8x है, 8x क्यों माना वो अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 8 ही होगा, जो भी पहला नंबर होगा वो मल्टीपल ऑफ 8 होगा। लिखा हुआ है ना मल्टीपल्स ऑफ 8, तीन लगातार मल्टीपल्स ऑफ 8 हैं जिनको जोड़ने से 888 आ रहा है। तो पहला मल्टीपल क्या होगा 8x, क्योंकि 8 की टेबल में आने वाले को ही 8 का मल्टीपल बोलेंगे ना। ठीक है, 27 थोड़ी 8 का मल्टीपल है, क्योंकि ये 8 की टेबल में ही नहीं आता। तो अगर ये फर्स्ट मल्टीपल है तो अगला क्या होगा, इससे 8 ज्यादा, अगला इससे भी 8 ज्यादा, तो इसमें एक 8 पहले से एक और 8 जुड़ेगा तो 16 बन जाएगा, 8x प्लस 16। ठीक है, इन तीनों का सम कितना दिया हुआ है 888। अब आप भी सम कर दो 8x प्लस 8x प्लस 8, ये फिर ठीक है। तो 8x 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 तीन बार है ना, तो कितना हो जाएगा 24x प्लस 16 और 8 24, किसके इक्वल आ जाएगा 888।
तो 24x किसके इक्वल आ गया, 8 8 8 माइनस 24, ये आ जाएगा 24x इज इक्वल्स टू 8 में से 4 गया 4 6 8। इसके आगे देखो 24x इज इक्वल्स टू 864, x निकालना है तो ये डिवाइड में चला जाएगा 864 अपॉन 24। अब इसको डिवाइड कर सकते हो, डायरेक्ट 24 से भी करके देख सकते हो, वरना 2 से स्टार्ट कर दो। ठीक है, 2 से कटने की क्या पहचान होती है, लास्ट वाले नंबर इवन नंबर्स होंगे। अगर लास्ट में 2 की टेबल में आने वाले नंबर्स हैं कोई भी 0 2 4 6 8, तो वो दोनों नंबर 2 से पक्का कटेंगे। अब इसके पीछे 4 है तो ये पक्का से कटेगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 2 जा 4। अब ये भी पीछे 2 2 है जो 2 की टेबल में आता है तो ये फिर 2 से कटेंगे, 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 6 जा 12। अब देखो ये किससे कटेंगे, 3 से। अब 2 से तो कट नहीं सकते, कट सकते हैं अभी भी। क्यों कट सकते हैं, ये भी 2 की टेबल में आता है और इसके नंबर के पीछे कितना है 6, तो वो भी 2 की टेबल में आता है तो कटेगा। कैसे कटेगा, 2 3 जा 6 2 1 जा 2। अब उसके बाद 1 आएगा, 1 तो 2 से कटता नहीं तो 0 आ जाएगी, फिर आ जाएगा 6, तो 2 8 जा 16। कई बच्चे इसको काटते हुए क्या कर देते हैं, 2 1 6 को यूं काटेंगे, 2 1 जा 2 फिर 16 2 8 जा 16 18 लिख देते हैं सिर्फ, ये 0 भूल जाते हैं। लेकिन जब वो यूं काटते हैं तब उनको याद आ जाता है 2 1 जा 2 0 1 उतारा, 1 तो 2 से जाता ही नहीं तो यहाँ 0 लगा दो, फिर अगला नंबर उतार लो। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये तो 2 पे जाएगा नहीं तो 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 6 जा 18, तो x कितना आ गया 36। इसका मतलब है जो फर्स्ट मल्टीपल होगा ना वो 36th मल्टीपल होगा 8 का, मतलब 8 इंटू 36। इसलिए मुझे x मानना पड़ा क्योंकि ये मैं सोच ही नहीं पा रहा कि कौन से वाला होगा और फिर उसमें लगातार वाले ऐड करे तो इतना बन जाए। ठीक है, अब x की वैल्यू पता चल गई, अब हम वो मल्टीपल्स इजिली निकाल सकते हैं। फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा, 8 इंटू 36, 8 6 जा 48 4 कैरी 8 3 जा 24 और 4 28, इसका मतलब फर्स्ट मल्टीपल होगा 288। इससे अगला क्या होगा, इसमें 8 जोड़ दो, इसकी वैल्यू तो मुझे पता चल गई ना 8x की, तो इतनी है, उसमें 8 जोड़ दो तो अगला आ जाएगा। अगला क्या आएगा 296, उसमें फिर 8 जोड़ दो अगला आ जाएगा तो 304। ठीक है, 8 और 6 14 1 कैरी 9 1 10 1 कैरी 2 1 3। तो ये 3 मल्टीपल्स आ गए। क्वेश्चन ठीक निकला या नहीं निकला चेक करने के लिए क्या करेंगे, इन्हें बोला ना तीनों का सम 8 8 8 होगा, तो चेक करो इनका, इन तीनों का सम क्या 8 8 8 बन रहा है। अगर बन रहा है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, इसमें भी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ही दिए हैं, लेकिन साथ में थोड़ा और कुछ भी बता दिया। क्या बता दिया, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, किस तरह के हैं कि जब हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं। सबसे पहले तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होंगे, अगर पहला x है तो दूसरा x+1 तीसरा x+2 लगातार होते हैं ना, मुझे पहला ही नहीं पता लेकिन बाद वाले बता सकता हूँ, एक ज्यादा। तो पहले वाला x है तो दूसरा एक ज्यादा, तीसरा उससे भी एक ज्यादा तो 2। अब की बार क्या बोला इसने, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम इनको लगाते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये सबसे छोटा ये उससे बड़ा ये उससे बड़ा। जब हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं और फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड वाले को 3 से और थर्ड वाले को 4 से, और ऐसा करने के बाद दे एड अप, ये तीनों मिलके जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, उसके बाद क्या होता है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जब ऐड करते हैं तो कितना बनता है 74। ठीक है, ये उसने क्यों बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि अगर वो नहीं बोलता किसी ऑर्डर में लगा के कि 2 3 4 से मल्टीप्लाई करो, तो कोई इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता, कोई इसको 3 से कर देता, कोई इसको 3 से कर देता,
मतलब किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन उसने बोला है इस तरीके से हैं वो तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगने के बाद उनकी मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, पहले की 2 से, दूसरे की 3 से और तीसरे की 4 से, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद वो कितना ऐड होके कितना दे रहे हैं, 74। तो करो, फर्स्ट वाले की 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 2x, सेकंड वाले की 3 से करेंगे तो ऐसे करनी है, यूं नहीं करना बस 3 into x plus 1। इसमें तो सिर्फ इसके साथ होगी मल्टीप्लाई, इससे तो हुई ही नहीं। कभी भी जब एक डिजिट से ज्यादा डिजिट आ जाए प्लस में तो ब्रैकेट लगा लिया करो, ठीक है। तीसरे की किससे करनी है, 4 से। और जब इन सब को जोड़ेंगे, जोड़ो 2x plus 3 into x plus 1 plus 4 into x plus 2, तो आंसर कितना आएगा, 74। अब इसको सोल्व कर लो, 2x plus 3x plus 3 plus 4x plus 8 is equals to 74। अब x x वालों को जोड़ दो और जो नंबर है वो अलग जोड़ दो। 2x plus 3x plus 4x कितना हो गया, 9x, 3 plus 8 11 is equals to 74। अब देखो इक्वेशन बन गई ना, लीनियर इक्वेशन, 9x plus 11 is equals to 74। अब ये x निकालना है तो 11 उधर चला जाएगा, 74 minus 11 कितना आएगा, 63। 9 into x 9x, तो x निकालना है तो 9 डिवाइड में चला जाएगा, 9 7 जा 63, तो x कितना आ गया, 7। अब वो नंबर्स निकालने थे, वो नंबर्स कैसे हैं, एक x है, दूसरा x plus 1, तीसरा x plus 2, तो 7 8 और 9 ये वो तीन नंबर हैं जिनकी पहले की इससे मल्टीप्लाई करो, दूसरे की इससे और तीसरे की इससे। अगर आपको क्वेश्चन चेक करना है कि ठीक आया गलत, तो अभी आपके पास तीन नंबर आ गए, अब इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो, फर्स्ट की इसके साथ, सेकंड की 3 के साथ, इसकी 4 के साथ, वो ऐड होके अगर 74 दें तो आपका आंसर ठीक है बिल्कुल, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूं। देखिए ये वीडियो थोड़ा ज्यादा लेंथी होगा क्योंकि इसमें फुल एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं और साथ में और कंसेप्ट भी समझ रहे हैं कि उस जैसे सिमिलर क्वेश्चंस को भी मैं आपको कवर करा रहा हूं कि अगर इस तरीके से पूछ ले, क्योंकि हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, क्वेश्चन तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं, मेन क्या होता है आपको कंसेप्ट सिखाना, कंसेप्ट सीखना, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर कोई बोर हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा करके देख ले, जैसे हाफ पहले देख लिया, हाफ शाम को देख लिया, ठीक है। और इसको करते करते कॉपी पे करके देखना हर क्वेश्चन को, पहले इससे क्या करना आप समझ लेना सारा, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को समझ लेना, उसके बाद खुद से नेक्स्ट डे विदाउट रिवीजन सॉल्व करके देखना कि मुझे कितने क्वेश्चंस के कंसेप्ट याद है। और अगर आपको लगता है कि हाँ अब आपके निकलने लग गए तो फिर इसके एग्जाम्पल्स के आंसर छुपा के खुद से सॉल्व करके देखना, उससे आपको पता चलेगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप दोबारा वीडियो को देखना अच्छे से, ध्यान से, स्लो करके, ठीक है। फिर भी ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जोन से भी कंसेप्ट नहीं समझ में आए किसी क्वेश्चन के, मैं वो दोबारा समझा दूंगा आप सभी को, ठीक है, अलग तरीके से, ओके। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एजिज प्रॉब्लम है, ठीक है, एज वाली प्रॉब्लम है। क्या है इसमें, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरूल आर इन द रेशियो 5:7। तो जब भी मैंने बोला था रेशियो आती है तो उसको रियल में मानने के लिए क्या करते हैं, उसके साथ x लगा लेते हैं। तो इनके साथ जब x आ जाएगा, मतलब 5x और 7x आ जाएगा, तो ये रियल प्रेजेंट एजेस बन जाएंगे कि आज उनकी एज कितनी है। तो ये बन गई किसकी एज, राहुल की, ये बन गई किसकी, हरूल की। अब ये प्रेजेंट एज बन गई कि आज वो इतने हैं। अब अगर क्वेश्चन में 5 years ago बोल दे तो दोनों में से 5-5 साल घट जाएंगे। क्यों, मान लो आज आपकी एज 15 है तो मैं बोलूं 4 साल पहले आपकी एज, तो आप खुद भी निकाल सकते हो क्योंकि 4 साल घटी होगी, हर साल के साथ घट जाती है अगर पीछे जाते हैं।
आगे जाएंगे तो ऐड हो जाएगी। ये चीज तो फिक्स है, ये तो करनी ही करनी है। जैसे मैं बोलूं आज आप 15 ईयर के हो, 4 साल बाद, तो आप खुद भी सोच सकते हो कि 4 साल बाद आप 19 के तो हो गए ही होगे, ठीक है, ये तो फिक्स है। अब इनकी प्रेजेंट एज कितनी है, 5x और 7x। इसने बोला 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद। कई बार क्या बोलेगा 4 ईयर फ्रॉम नाउ, उसका मतलब भी क्या होता है 4 साल बाद। एगो का मतलब पहले, ठीक है। जहां विल लगा मिल जाए ना, विल, इसका मतलब फ्यूचर की ही बात चल रही है, ठीक है। तो इसने बोला 4 साल बाद, तो ये बात तो फिक्स है कि 4 साल बाद इसकी हो जाएगी 5x + 4, इसकी हो जाएगी 7x + 4। जो काम फिक्स है वो तो कर ही दो आप। अगर वो बोलता 4 ईयर रहेगा तो 4 माइनस कर देते, क्योंकि ये तो होना ही होना है, ठीक है। 4 साल बाद वो 4 साल तो बड़े होंगे ही होंगे, ये भी 4 साल बड़ा हो जाएगा, ये भी 4 साल। अब मुझे नहीं पता उनकी कितनी है, 5x 7x पता नहीं कितनी है, ये x नहीं पता ना, क्योंकि, लेकिन 4 साल बाद ये जरूर पता है, इतनी जरूर हो जाएगी बढ़ के। 2 टर्म आ गई तो ब्रैकेट यूज करनी है, मैंने बोला था। 4 साल बाद क्या हुआ देखो, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। 4 साल बाद जब उनकी एजेस का सम किया ना तो वो 56 बैठेगा। ऐसा बोल रहा है कि वो 4 साल बाद 56 ईयर के हो जाएंगे मिला के। तो हमें पता है 4 साल बाद वो इतने इतने के तो होंगे ही होंगे। अब इनको जोड़ के देखो, 5x + 4, 7x + 4, वो कितना आना चाहिए 56। उसने बोला है कि 4 साल बाद उन दोनों की एजेस का सम 56 हो जाएगा। अब सोल्व कर दो, 5x + 7x, x वालों को जोड़ दो, बच्चे कांस्टेंट को जोड़ दो। 12x + 8 = 56। 12x = 56 - 8, ये बन जाएगा 48। तो 12x = 48, x निकालेंगे 12 डिवाइड में चला जाएगा, 12 4 जा 48। जो बच्चे किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर किसी एंट्रेंस की, या आगे किसी ओलंपियाड की, या जिन बच्चों को मैथ बहुत पसंद है, उनको एक चीज जरूर आनी चाहिए, कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन फास्ट किससे होगी, टेबल से। 25 तक टेबल तो सभी बच्चों को याद होनी चाहिए, तभी आप पेपर में अपना टाइम बचा पाओगे, ठीक है। और इजीली कटिंग भी कर पाओगे नंबर्स की, डिवीजन मल्टीप्लाई बहुत इजीली कर पाओगे सब कुछ। अब क्या आ गया x4, तो बताना उनकी प्रेजेंट एज कितनी है। ये प्रेजेंट एज ही तो है, इसमें x रख दो, ये बन जाएगी 20 और ये बन जाएगा 28। तो इसकी स्टार्टिंग एज कितनी है 20 और ये 28 का है। राहुल 20 का है, हरुण 28 का, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अगर आपको चेक करना है ये ठीक आया या नहीं, तो देखो 4 साल बाद ये कितने का हो जाएगा 24, ये कितने का हो जाएगा 32। अब देखो क्या इन दोनों का सम 56 बन रहा है, 4 और 2 6, 3 और 2 5, हाँ बन रहा है। इसका मतलब बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वीडियो बहुत लंबी लेंथ की होगी है, इस वजह से इसके बाकी के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से 16 तक अगले पार्ट में कवर करेंगे, और वो क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे हैं, उनमें कंसेप्ट भी एक नया है, क्योंकि वो करेंसी वाले हैं कि इतने के इतने कॉइन्स हैं, इतने के इतने कॉइन्स है, बताओ कितने कॉइन्स हैं, या फिर नोट है 10 रुपीज 50 रुपीज, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।